मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। विजयनगर यानी जीत का शहर। जब भी हमारे जहन में इस मध्यकालीन प्रांत विजयनगर का जिक्र आता है तो मुगल काल की एक शासक का नाम हमारे मुख पर आ जाता है। वो शासक था मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी चगताई तुर्की भाषा में। वो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। जब बाबरनामा में वो हिंदुस्तान के बारे में जब लिखता है तो कहता है कि हिंदुस्तान में उस समय 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। 2 हिंदू राज्यों के अंतर्गत पहला मेवा और दूसरा विजयनगर साम्राज्य का जिक्र करता है। और उस समय विजयनगर का जो शासक था यानी तुलुवंशी कृष्णदेवराय को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक मानता है। तो आज हम उसी विजयनगर साम्राज्य ने जीत शहर के बारे में परिचर्चा करेंगे। पहली चीज तो जब विजयनगर का नाम आता है तो उस समय जो समकालीन इतिहासकार या फिर जो समकालीन विदेशी यात्री आए तो समकालीन विदेशी यात्रियों ने इस विजयनगर साम्राज्य को जीत के शहर को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जैसे निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य को बिजेन गोलिया कहा है। और फारस का राजदूत जो अब्दुल रज्जाक आया उसने विजयनगर साम्राज्य को बिशनगर कहा है। जब नोनिज और डोमिगो पायस आया तो उसने विजयनगर साम्राज्य को बिश्नक कहा है। और समकालीन जो लोग हैं उन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से संबोधित किया है। थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि विजयनगर साम्राज्य के नाम तो हो गया कि सभी इतिहासकारों ने या विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जब हम इसकी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं तो हमें एक राज्य का जिक्र आता है, वो है कंपिली। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो उदय की जो पृष्ठभूमि है, इसके उद्भव की जो पृष्ठभूमि है वो कंपिली राज्य से शुरू होता है। ये जो कंपिली राज्य था पहले ये देवगिरी का यादव राज्य के अंतर्गत था। जो देवगिरी का जो यादव राजवंश था उसके अंतर्गत ये कंपिली राज्य था। जब खिलजी वंश की स्थापना हुई उसके बाद उसका जो महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब उसने अपने सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत की विजय करने का अभियान किया। तो जब उसने दक्षिण भारत पे विजय करने के लिए करीब 1306-7 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी सेना या कुमुक भेजी देवगिरी के यादव राजवंश। उसमें देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने अपना अभियान किया। मलिक कफूर देवगिरी पर गया और फिर वहां पे यादव राजवंश रामचंद्र देव से समझौता हो गया और वो देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी का अधीनस्थ प्रांत बन गया और कर देने का वादा किया। लेकिन इनमें से केवल सभी प्रांत तो दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गए। केवल देवगिरी के अंतर्गत जो कंपिली राज्य था उसका जो शासक था सिंघिया नायक। कंपिली राज्य का जो शासक था
सिंघीय नायक, और इसका पुत्र, सिंघीय नायक का पुत्र कंपिल देव था। उसमें सिंघीय नायक शासक था, उसका पुत्र कंपिल देव था। ये राज्य सम्मिलित नहीं हुआ, अधीनस्थ नहीं बना दिल्ली सल्तनत के अधीन। और इस कंपिली राज्य में उस समय बेल्लारी, रायचूर और धारवाड़ सम्मिलित थे। बेल्लारी, रायचूर और धारवाड़ उसमें इस कंपनी के अंतर्गत शामिल थे। और इस कंपनी के अंतर्गत 3 प्रमुख किले भी थे। 3 प्रमुख किले थे। पहला किला कंपिली का किला, दूसरा था कुमाता का किला, पहला कंपिली का किला, दूसरा कुमाता का किला, और तीसरा होसा दुर्ग। होसा दुर्ग यानी इसी को अनेगुंडी भी कहा जाता है, यह अनेगुंडी भी कहा जाता है। होसा दुर्ग का किला या अनेगुंडी का किला, ये सभी जो किले थे ये तुंगभद्रा नदी के तट पे बसे हुए थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये सभी किले बसे हुए थे या स्थित थे। मलिक कफूर ने कंपली पर अधिकार करने की कोशिश किया, लेकिन वो असफल रहा। जब तुगलक वंश की स्थापना हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना तो उसने दक्षिण के करीब काफी राज्य, मतलब अधिकतर राज्य उसके अधीन आ गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। लेकिन जो ये कंपली राज्य था, कंपली और द्वार समुद्र जो राज्य थे, ये अभी भी मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता से बाहर थे, इसकी अधीनता से बाहर थे। और उसमें कंपली का जो शासक था, क्योंकि सिंघीय नायक की मृत्यु हो चुकी थी, कंपली का जो शासक था वो था कंपिल देव उसमें शासक था। और कंपिल देव ने यह कोशिश किया कि दक्षिण में जो इस्लाम की शक्ति या मुस्लिम शासन या मुस्लिम सत्ता का विस्तार न होने पाए। वो उसका विरोधी था, इस्लाम का विरोधी, मतलब इस्लामी सत्ता का, इस्लामी शक्ति का या मुस्लिम सत्ता का वो विरोधी था। उसको लग रहा था कि इनको हम दक्षिण में इनको हम विस्तार नहीं होने देंगे। और इस कंपिल देव ने उस समय अनंतपुर, चिंतल दुर्ग और शिमोगा जिला को मिलाकर एक विशाल राज्य तैयार कर लिया था। कंपिल देव ने अनंतपुर, शिमोगा जिला और चिंतल दुर्ग को मिलाकर एक विशाल राज्य, बहुत बड़ा राज्य तैयार कर लिया था। और जिसमें वेल्लारी भी शामिल था, रायचूर, धारवाड़ भी शामिल थे। इन सब राज्यों को मिलाकर कंपिल देव ने एक बहुत विशाल राज्य तैयार कर लिया था। और ये जो राज्य थे, जो कंपली के अंतर्गत थे, ये लोग, जो कि दिल्ली के शासक ने दक्षिण के राज्यों को जो टैक्स लगाया था, वो टैक्स देते रहे, तो ये लोग टैक्स भी नहीं देते थे, बाहर भी थे और ये लोग टैक्स भी नहीं, कर भी नहीं देते थे। लेकिन इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसका चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरसाफ्स चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरसाफ्स ने विद्रोह कर दिया। जब बहाउद्दीन गुरसाफ्स ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये जो बहाउद्दीन गुरसाफ्स था उस समय गुलबर्गा के निकट एक
एकता था, सागर की एकता। बहाउद्दीन गुरसाहिब को सागर की एकता दिया गया था, उसका स्वामी था। और फिर इसने शासन सत्ता के खिलाफ, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जब सुल्तान को पता चला, मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चला, तो उसने गुजरात और देवगिरी के यादव राजवंश, यानी वहां के जो प्रांतपति थे, उनको उसने भेजा कि बहाउद्दीन गुरसाहिब के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। लेकिन जब बहाउद्दीन गुरसाहिब को पता चला कि उसके खिलाफ सुल्तान ने अभियान भेजा है, तो वो भाग गया। वो तो भाग गया, बहाउद्दीन गुरसाहिब तो भाग गया, गुरसाहिब तो भाग गया, लेकिन उसका जो परिवार था, उसके जो पत्नी बच्चे, ये परिवार के जो अन्य लोग थे, वो सब इस समय कंपली के राजा कंपिल देव के अधीनता में शरण लिए हुए थे, या उसकी शरण में थे। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक जब वो स्वयं आया देवगिरी, वो स्वयं देवगिरी आया, और उसने देखा कि उसके विद्रोही को, मतलब बहाउद्दीन गुरसाहिब को, जिसका भाई चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरसाहिब को, उसके विद्रोही को जो शरण दिया था, जो शासक यानी कंपिल देव ने शरण दिया था, तो उसने उसके विरुद्ध आक्रमण करने का आदेश दे दिया, क्योंकि कंपिल देव ने इन लोगों को शरण दिया था और उसके खिलाफ आक्रमण करने का आदेश दे दिया। और कुछ संघर्ष हुआ, और संघर्षों के बाद कंपनी का जो एक किला था, जो कुमता का किला था, कंपनी का जो कुमता का किला था, ये अब कंपनी राज के अधिकार से बाहर निकल गया और ये सल्तनत के अधीन हो गया। और जब कुमता का किला निकल गया, तो कंपिल जो था, वो अब अपने को होसा के दुर्ग, यानी होसा दुर्ग, जिसे अनेगुंडी कहा जाता है, होसा के दुर्ग में अपने को बंद कर लिया, अपने को सुरक्षित कर लिया। अपने को दुर्ग में सुरक्षित कर लिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी, उसकी जो सेना थी, दुर्ग को, होसा के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। और अंततः एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में करीब 1227-28 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में कंपिल देव मारा गया। इस तरह कंपली का पतन हो गया। जब कंपिल देव मारा गया, कंपली का पतन हो गया, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां के शासन का प्रबंध स्वयं किया, और वो वापस दिल्ली सल्तनत लौट आया। वो वापस दिल्ली सल्तनत चला गया, लेकिन इस कंपनी के, यानी दक्षिण के जो हिंदू लोग थे, या जो हिंदू जो शासक थे, अब हिंदुओं ने पुनः अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। जब संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, तो इसका नेतृत्व किया उस समय आंध्र प्रदेश का एक शासक था, पुरोलय नायक। तो पुरोलय नायक ने इनका नेतृत्व किया। पुरोलय नायक ने इनका नेतृत्व किया, और इस नेतृत्व में इसका सहयोग दिया कापय नायक। पुरोलय नायक और कापय नायक ने इन विद्रोहों का नेतृत्व किया। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, तो इन परिस्थितियों पे कि बार बार जो विद्रोह हो रहा है,
ये क्यों हो रहा है, इन परिस्थितियों पे, इन विद्रोहों पे कैसे नियंत्रण रखा जाए, और कैसे नियंत्रण रखा जाए। और वो अब सोचने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उस क्षेत्र का, उस कंपली राज्य का हो, यानी कंपली राज्य से संबंधित हो या उस कंपली राज्य से संबंधित। वो खोजने लगा कोई ऐसा व्यक्ति हो। उसको लग रहा था कि अगर हम वहीं के किसी व्यक्ति को वहां का प्रांतपति या गवर्नर या शासक बना देंगे, प्रशासक बना देंगे, तो शायद ये जो हिंदू जो विद्रोह कर रहे हैं, जो दक्षिण में जो विद्रोह हो रहा, उन विद्रोहों पे कुछ लगाम लग जाएगा। और इसके लिए उसके दरबार में दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। वो थे हरिहर और बुक्का। और हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त कर दिया। ये हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त कर दिया कि वही लोग वहां पे जाएं, वहां का प्रशासन देखें। हरिहर बुक्का हरिहर हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे, ये दोनों भाई थे। ये पहले वरंगल का जो काकतीय राजवंश था, वरंगल का जो काकतीय राजवंश था, वहां का जो शासक था प्रतापरुद्र देव द्वितीय। प्रतापरुद्र देव द्वितीय की सेवा में ये हरिहर और बुक्का एक राजस्व अधिकारी थे। ये एक राजस्व अधिकारी के रूप में प्रतापरुद्र देव की सेवा में कार्यरत थे। करीब 1323-24 ईस्वी में 1323-24 ईस्वी में ये लोग कंपली आ गए थे। 1323-24 ईस्वी में कंपली आ गए। और जब कंपली का पतन हुआ, जब कपिल देव मारा गया, उसके बाद कंपली राज का जब पतन हो गया 1327-28 ईस्वी में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोगी बन गए थे, क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और जब इनके सहयोगी बन गए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो वहीं से संबंधित हो, कंपली राज से संबंधित हो। तो उसने इनको, हरिहर और बुक्का को, कंपली का गवर्नर बना दिया। मतलब मलिक मोहम्मद की जगह पे, मलिक मोहम्मद जो अभी तक कंपली का गवर्नर था, प्रांतपति था, उसकी जगह पे हरिहर और बुक्का को कंपली का गवर्नर बना दिया। कंपली का गवर्नर हरिहर और बुक्का को बना दिया गया। और जब हरिहर बुक्का को कंपली का गवर्नर बना दिया गया, तो उनको गवर्नर बनने के पूर्व, भेजने के पूर्व, मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें वफादारी की और ईमानदारी की शपथ भी दिलाई। वफादारी और ईमानदारी की शपथ भी दिलाई और उनके लिए सेना भी भेजा। और सेना के साथ वफादारी और ईमानदारी की शपथ लेके वो लोग आए और कंपली का गवर्नर बन गए। जब हरिहर बुक्का कंपली का गवर्नर बन गए, वो भी अपने क्षेत्र में, तब उनको लगने लगा कि अब हम अपने क्षेत्र में यहाँ गवर्नर बन गए, तो वो लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। अपनी शक्ति को बढ़ाने की में लग गए। और कुछ समय के बाद जब उन्होंने शक्ति को बहुत बढ़ा लिया, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति थोड़ा सा उत्तर भारत की ओर, मतलब दक्षिण भारत की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने उत्तर भारत में ही लगा हुआ था। जब हरिहर बुक्का ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस समय, क्योंकि इस्लाम धर्म में अनुयायी बन गए थे लोग, तो इनको पुनः हिंदू धर्म में आना था। और इसके लिए उन्होंने श्रृंगेरी के एक मठाधीश थे जिनका नाम था विद्यातीत। श्रृंगेरी के मठाधीश, इनका नाम था विद्यातीत। श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीत। विद्यातीत की अनुमति से उस समय के प्रसिद्ध संत थे माधव विद्याधर।
प्रसिद्ध संत माधव विद्यारायण ने हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में की दीक्षा दी और इन लोगों ने, हरिहर बुक्का ने इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। अब हरिहर बुक्का ने क्या किया, उन लोगों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को हरिहर और बुक्का ने एक साम्राज्य की स्थापना किया जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है या विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। हरिहर बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। अब हम थोड़ा से विजयनगर साम्राज्य के कुछ थोड़ा समरी टाइप में देख लेते हैं। कुछ इसके जो विशेष पहलू हैं उसको देखते हैं, उसके बाद हम एकदम विस्तार से आगे की चर्चा करेंगे। मैंने नाम तो बता ही दिया है कि निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य को विजयनगोलिया कहता है, अब्दुल रज्जाक इसे बिसनगर कहता है, नूनी जाओ पायस इसे बिसनक कहते हैं। तो समकालीन लोग जो हैं वो उसे कर्नाटक साम्राज्य को कहते हैं। अब हम इसकी राजधानी की बात करें। राजधानी विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां थी। 4 राजधानियां थी। इनमें जो पहली राजधानी थी वो थी अनेगुंडी। अनेगुंडी जो 1336 से लेकर 1342 ईस्वी तक थी। दूसरी राजधानी थी विजयनगर यानी जीत का शहर। जो 1342 से लेके 1570 तक थी। विजयनगर या इसे हम विद्यानगर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। जो तीसरी राजधानी थी वो थी पेनगोंडा। पेनगोंडा इसकी तीसरी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। इसे पेनकोंडा भी कहते हैं। पेनगोंडा या पेनकोंडा भी इसको कहते हैं। पेनगोंडा या पेनकोंडा, पेनगोंडा या बेनगोंडा, बेनगोंडा भी कहते हैं, जो कि 1570 से लेकर 1614 तक 1614 तक ये विजयनगर साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। इसकी जो चौथी राजधानी थी वो थी चंद्रगिरी। जो कि 1614 से लेके ये 1652 तक थी। 1652 तक राजधानी थी। अब हम इसकी अगला पॉइंट जो है इसका स्थिति। विजयनगर साम्राज्य जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था।
अगला पॉइंट, इसका जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम जो है वो है हम्पी। हम्पी, हम्पी यानी हस्तिनावती, इसको हम हस्तिनावती भी कह सकते हैं। हम्पी या हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो इसी हम्पी या हस्तिनावती की ध्वंसावशेषों पर या अवशेषों पर हुई, पर ही किया गया। हम्पी का जो नाम है पड़ा, ये माना जाता है कि उस समय वहां पे एक मातृ देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पर ही इसका नाम हम्पी रखा गया। पंपा देवी के नाम पर इसका नाम जो हम्पी रखा गया, जो वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है। इसके बाद इसकी राजभाषा की बात करें तो राजभाषा इसकी जो है वो है तेलुगु। तेलुगु इसकी राजभाषा है। धर्म की बात करें विजयनगर समाज की, जो धर्म है वो है शैव धर्म, लेकिन कृष्णदेवराय जो था वो राय वैष्णव धर्म को मानना था। वैसे विजयनगर समाज का जो धर्म था वो शैव धर्म था, लेकिन कृष्णदेवराय जो तुलु वंशी शासक था वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था। इसका जो सिक्का था, जो राष्ट्रीय सिक्का था, वो था वराह। वराह जो था ये राष्ट्रीय सिक्का था विजयनगर साम्राज्य का, जो कि स्वर्ण सिक्का था। वराह माने सुअर होता है, और ये मतलब सोने का सिक्का था। वराह राष्ट्रीय सिक्का था जो सोने का सिक्का था, इसका होता है सुअर। और हमें जानते हैं कि जो दक्षिण में एक वंश था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी वराह ही था। और यहाँ का जो विजयनगर समाज का जो लोकप्रिय नाटक था वो था यक्षगान। लोकप्रिय नाटक यक्षगान पहला। दूसरा बोमलाट, जिसे छाया नाटक भी कहते हैं। पहला यक्षगान, दूसरा बोमलाट, जिसे छाया नाटक भी कहते हैं। विजयनगर समाज का प्रमुख राज्योत्सव, राज्य का उत्सव था महानवमी का त्योहार। महानवमी का त्योहार, यह महानवमी यहाँ का राज्योत्सव था। और विजयनगर साम्राज्य की जो साहित्यिक जो लिपि थी, साहित्य की जो लिपि थी वो थी नंदीनागरी लिपि। नंदीनागरी लिपि जो थी वो साहित्यिक या साहित्य की लिपि थी। प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र था वीणा। वीणा प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र था। और विजयनगर समाज की जो मंदिर स्थापत्य शैली थी वो था कल्याण मंडप। ये कल्याण मंडप वो होता है जहां पे देवता का विवाह समारोह किया जाता था, उसी को विजयनगर समाज में कल्याण मंडप कहा जाता था। विजयनगर समाज की जो चित्रकला की जो शैली थी या जो चित्रकला थी वो थी लिपाक्षी कला। लिपाक्षी कला जो कि चित्रकला थी विजयनगर समाज की। और विजयनगर समाज में जो नृत्य और संगीत
की जो मिश्रित शैली थी वो यक्षणी शैली थी। नृत्य और संगीत की का मिला जुला जो रूप था, जो शैली प्रयोग होता था, वो यक्षणी शैली कहा जाता था। और इसके साथ साथ हम जब विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं तो हमें एक इतिहासकार का नाम या एक विद्वान का नाम बार बार आता है, वो है रॉबर्ट सेवेल। रॉबर्ट सेवेल, ये वही रॉबर्ट सेवेल है जिसने विजयनगर साम्राज्य पे एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था 1901 ईस्वी में, वो था विस्मित साम्राज्य। विस्मृत साम्राज्य 1901 ईस्वी में। विस्मृत साम्राज्य यानी इसको इंग्लिश में ए फॉरगेटन एम्पायर। ए फॉरगेटन एम्पायर रॉबर्ट सेवेल ने लिखा, इसे हिंदी में विस्मृत साम्राज्य कहा जाता है, 1901 में लिखा। और ये प्रथम आधुनिक इतिहासकार था जिसने विजयनगर साम्राज्य का इतिहास लिखा। और रॉबर्ट सेवेल कहता भी है संसार के इतिहास में, रॉबर्ट सेवेल कहता है संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का, संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर साम्राज्य का। इसके बाद अगला पॉइंट है, वो है सती प्रथा। सती प्रथा का हम लोगों ने देखा विजयनगर साम्राज्य में बहुत जिक्र आया है। और सती प्रथा के बारे में जो विदेशी या इतिहासकार विद्वान जो आए वो इसका जिक्र करते हैं। ये जिक्र करने वाले हैं बारबोसा, करता है नूनिज, सीजर फ्रेडरिक, ये तीनों पुर्तगाली थे। बारबोसा, नूनिज, सीजर फ्रेडरिक, ये दोनों पुर्तगाली थे। फिर इसके बाद निकोलो कोंटी जो था ये वेनिस का था, यानी इटली का, वेनिस यानी इटली का था। इसके बाद पिट्टा डेला वाले, इन लोगों ने सती प्रथा का उल्लेख किया है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद एक विद्वान का नाम आता है, वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी था, ये एक अभियंता, ये इंजीनियर भी था और पुराविद भी था। इसने सर्वप्रथम जो हम्पी यानी जो हस्तिनावती था उसके अवशेषों को खोजा था। इसने हम्पी के या हस्तिनावती के अवशेषों को इसने खोजा था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। इसके बाद अगला जो विद्वान का नाम आता है वो है अलेक्जेंडर ग्रानिलो। जो अलेक्जेंडर ग्रानिलो था, इसने सर्वप्रथम हम्पी के यानी हस्तिनावती के
जो पुरातात्विक अवशेष थे उसका चित्र बनाया। जो पुरातात्विक अवशेष थे हम्पी के, उसका इसने चित्र बनाया था। अलेक्जेंडर ग्रानिले ने पुरातात्विक अवशेषों का चित्र बनाया था। इसके अलावा एक विद्वान का नाम और आता है, वो है J.F. फ्लीट। J.F. फ्लीट। J.F. फ्लीट J.F. फ्लीट जो था, इसने जो विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर थे, विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर थे कि दीवारों पर इसने लेखन या प्रलेखन का काम किया था। J.F. फ्लीट ने विजयनगर जो मंदिर थे उनकी दीवारों पर लेखन या प्रलेखन का काम इस J.F. फ्लीट ने किया था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है, यहाँ पे जो कुछ विशेष चीजें हुई विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य का। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो था ये सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था। सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर। सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था। और अगला पॉइंट वो है रायचूर दोआब। इसी रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में युद्ध भी होता है। रायचूर दोआब, ये जो रायचूर दोआब था ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का प्रदेश था। मतलब कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसे रायचूर दोआब कहलाता था। और इसकी रायचूर दोआब के उत्तर में बहमनी साम्राज्य था। इसके उत्तर में बहमनी साम्राज्य था। इसके उत्तर में बहमनी साम्राज्य था और दक्षिण में जो था वो विजयनगर साम्राज्य था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और उत्तर में बहमनी साम्राज्य था। और यह जो रायचूर दोआब था जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी तट पे था, कि तट पे स्थित था, यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा थी। इसे प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से निर्मित था, कोई मानव निर्मित ये सीमा रेखा नहीं थी। ये प्रकृति के द्वारा ये एक विभाजित सीमा रेखा थी। और इस सीमा रेखा इसको लेकर, इस रायचूर दोआब को लेकर जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था, इसके उल्लंघन को लेकर ये प्राचीन समय में भी इसमें युद्ध होता रहा है। जैसे बादामी के चालुक्य एवं कांची के पल्लव के बीच, बादामी के चालुक्य और कांची के पल्लव के बीच। उसके बाद राष्ट्रकूट एवं वेगी के चालुक और राष्ट्रकूटों के बीच भी युद्ध हुआ। फिर इसके बाद कल्याणी के चालुक्य और तंजौर के चोल वंश, कल्याणी के चालुक और तंजौर के मतलब चोल वंशों के बीच भी इस रायचूर दोआब को लेके युद्ध होता रहता था, आपस में संघर्ष चलता रहता था। और ये जो रायचूर दोआब को लेके जो संघर्ष शुरू हुआ बहमनी समाज के बीच 1356 ईस्वी में। उस समय बहमनी समाज 1356 ईस्वी में उसमें बहमनी समाज का जो शासक था वो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो कि बहमनी समाज का संस्थापक था। 1347 ईस्वी में उसने बहमनी समाज की स्थापना की। अलाउद्दीन
हसन बहमन शाह, या इसको हसन गंगू भी कहते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसे हसन गंगू भी कहते हैं, ने राज्य दोआ पर अधिकार कर लिया। जब उसने राज्य दोआ पर अधिकार कर लिया, उसको अपने अंतर्गत हस्तगत किया या करने की कोशिश किया, तो उसमें विजयनगर का जो शासक था वो था हरिहर प्रथम। विजयनगर समाज का जो शासक था वो था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम और ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। इसके बाद इस विजयनगर समाज की एक विशेष बात और थी, वो था एक शासक था, उसका नाम था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ये 1586 से लेकर 1614 तक शासक था। 86 से 1614 तक, मतलब जो अंतिम विजयनगर समाज में जो वंश था, अरब विड्यू वंश। ये वेंकट द्वितीय जो था, ये एक बहुत विद्वान और विद्वानों का आश्रय देता था। इसने विदेशों से भी अपने संबंध स्थापित किए, और उसमें स्पेन से, विशेषकर स्पेन के साथ, उसमें स्पेन का शासक था फिलिप द्वितीय। स्पेन का शासक फिलिप द्वितीय। स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय से वेंकट द्वितीय जो है, ये सीधा पत्र व्यवहार भी करता था। पत्रों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान होता था। इसके साथ साथ इस वेंकट द्वितीय ने अपने दरबार में ईसाइयों को, अपने साम्राज्य में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की छूट दे दिया था, अनुमति दे दी थी। और यही नहीं, बल्कि इस वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को भी वेल्लोर में, पुर्तगालियों ने गिरजाघर बनवाने की अनुमति भी दे दिया। पुर्तगालियों ने वेल्लोर में गिरजाघर भी बनवाया। और यही नहीं, बल्कि ये वेंकट द्वितीय जो था, ये यूरोपीय चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। यूरोपीय चित्रकला का बहुत प्रशंसक था और उनको बहुत पसंद भी करता था। और इसके दरबार में जो दो जोसुइट चित्रकार भी आए, जोसुइट चित्रकार भी दो इसके दरबार में आए। इसके साथ साथ विजयनगर समाज में प्रशासन के अंतर्गत एक नई बात हमें यहां दिखाई देती है, वो थी न्यायकार व्यवस्था। न्यायकार व्यवस्था जो कि प्रांतीय शासन के अंतर्गत एक नई व्यवस्था थी। और दूसरा था स्थानीय या ग्रामीण शासन के अंतर्गत अयंगार व्यवस्था। जो कि स्थानीय शासन के अंतर्गत अयंगार व्यवस्था थी। विजयनगर समाज का जो सैन्य विभाग था, उसको कंदाचार कहा जाता था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। और विजयनगर समाज का जो राजस्व विभाग था, उसे आठवन या अथावना कहा जाता था। राजस्व विभाग को अथावना या आठवन कहा जाता था। राजस्व विभाग को अथावना या आठवन कहा जाता था। और जो भूमिकर था, भूमिकर को शिष्ट, भूमिकर को
शिष्ट या शिष्ट, भूमिकर को शिष्ट या शिष्ट कहा जाता था। और इसके साथ साथ जो कृषक मजदूर थे उन्हें कुली कहा जाता था। अब हम बात करते हैं विजयनगर समाज में जो आए विदेशी यात्रियों की। विजयनगर समाज में जो पहला विदेशी यात्री आया वो था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, ये जो निकोलो कोंटी था ये विजयनगर समाज आने वाला पहला विदेशी था, जो कि वेनिस यानी इटली का रहने वाला था। वेनिस यानी इटली का रहने वाला था। और जब ये हिंदुस्तान आया तो उसमें विजयनगर समाज का जो शासक था वो था देवराय प्रथम। और ये निकोलो कोंटी अपने सपरिवार के साथ आया, अपने पूरे परिवार के साथ ये विजयनगर समाज आया और उसमें शासक था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम उसमें शासक था। 1406 से 1422 तक शासनकाल था देवराय प्रथम का। और विजयनगर समाज आने वाला पहला यूरोपीय भी था। और इसके साथ साथ सर्वप्रथम इसने सती प्रथा का उल्लेख भी किया। मैंने आपको बताया भी था अभी, सती प्रथा का उल्लेख भी इसने किया। और सती प्रथा के साथ साथ इसने दासों का भी उल्लेख किया, और दासों के व्यापार भी होता था उसका भी उल्लेख, दासों के व्यापार का उल्लेख भी ये करता है। इसके बाद जो अगला जो आया वो आया अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक मूल रूप से समरकंद यानी फारस यानी ईरान का रहने वाला था। समरकंद यानी फारस का निवासी था, जो कि 1442-43 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य आया। उसमें शासक था देवराय द्वितीय। 1442-43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया। क्योंकि अब्दुल रज्जाक को जो फारस का जो सुल्तान था शाहरुख, फारस का सुल्तान शाहरुख ने इसे राजदूत बना के इसे केरल के तट पर यानी कि कालीकट, केरल राज्य के अंतर्गत जो कालीकट था वहां का जो शासक था जमोदीन, उसके दरबार में आया था। फारस के शासक शाहरुख ने इसे कालीकट के शासक जो उसकी उपाधि थी जमोदीन, उसको उसके दरबार में ये आया था। फिर वहीं से ये 1442-43 में विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के दरबार में आया। और इसने एक पुस्तक भी लिखा है, किताब भी लिखा अब्दुल रज्जाक ने, वो था मतलौस सादाइन। मतलौस सादाइन। इसकी जो कृति है मतलौस सादाइन। ये जो मतलौस सादाइन है इसको हम मजमौल बहादीन या मुजब बहादीन भी कह सकते हैं, यानी कि दो भाग्यशाली ग्रहों यानी बृहस्पति और शुक्र, दो भाग्यशाली ग्रहों का मिलन, बृहस्पति और शुक्र का मिलन, या फिर इसको हम दो समुद्रों का मिलन भी कह सकते हैं। इसने जो पुस्तक लिखी है इसको हम
मतलबों से सादा इनको दो समुद्रों का मिलन भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसने अब्दुल रज्जाक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पर लिखता है कि 300 बंदरगाह थे। वो लिखता है कि 300 बंदरगाह थे। और वो कहता है, अब्दुल रज्जाक कहता है कि विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में ना तो आंखों से देखा है ना कानों से सुना है। इसका घेरा 165.75 किलोमीटर यानी 64 मील था। ये अब्दुल रज्जाक कहता है, यानी कि विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में ना तो देखा है ना तो कानों से सुना है। इसका घेरा 165.74 किलोमीटर 75 किलोमीटर 165.75 किलोमीटर यानी 64 मील था। आगे वो और कहता है अब्दुल रज्जाक कि विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था। भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था। विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था। और वो कहता है कि एक बताता है कि विजयनगर समाज में 40 स्तंभों का एक मंडप था, जिसे दीवान खाना कहता है। 40 स्तंभों का एक मंडप था, जिसे दीवान खाना कहता है। जिसे वो दीवान खाना कहता है, यानी इसको चिहल सुतून भी कहता है। जो 40 स्तंभों का मंडप था, दीवान खाना या चिहल सुतून। इसके अलावा वो जोराब खाना का भी जिक्र करता है। जोराब खाना नहीं, टकसाल को वो जोराब खाना कहता है। जोराब खाना, टकसाल को वो जोराब खाना भी कहता है, इसका उल्लेख करता है। इसके बाद अगला जो विदेशी आया वो था दुआर्टो बारबोसा। दुआर्टो बारबोसा अगला जो विदेशी आया। जो दुआर्टो बारबोसा था ये पुर्तगाली था। ये पुर्तगाल का था। ये पुर्तगाल का था। और ये जब भारत ये जो आया तो ये जो पुर्तगाली जो गवर्नर था, जो भारत में पुर्तगाली समाज के जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क का ये दुभाषिया था, मतलब दो भाषाओं को बोलने वाला था। ये दुभाषिया था, यानी ये दुभाषिया था, जो कि मलयालम भाषा भी बोलता था। दुभाषिया था और ये मलयालम भाषा का भी ज्ञाता था। ये जब भारत आया, यानी विजयनगर समाज आया, उसमें तुलु वंश का शासक कृष्णदेवराय था। मतलब कृष्णदेवराय के समय ये बारबोसा आया। कृष्णदेवराय के समय ये बारबोसा आया। इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा का उल्लेख इसने भी किया है। और यह प्रथम यात्री था, दुआर्टो बारबोसा। यह प्रथम यात्री था जिसने भारत में अफीम उत्पादन के बारे में लिखा है। मतलब पहला यात्री था जो भारत में अफीम के उत्पादन के बारे में
लिखा है। अफीम के उत्पादन के बारे में ये पहला यात्री था, डुआर्तो बारबोसा, इसने लिखा है। अगला जो विदेशी आया वो था डोमिंगो पायस। हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, डोमिंगो पायस यानी ये भी पुर्तगाली था। डोमिंगो पायस भारत आया, ये भी पुर्तगाली था और उसमें जो शासक था वो था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय डोमिंगो पायस 1520-22 ईस्वी में आया। 1520-22 ईस्वी में डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय भारत आया। इसने विजयनगर समाज के प्रांतों की जो संख्या बताई है वो 200 बताई है। प्रांतों की संख्या 200 प्रांत थे, 200 प्रांत थे। और ये कहता है कि विजयनगर समाज में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता था, मतलब कि जो नवरात्रि का त्योहार है उसका भी ये उल्लेख करता है। नवरात्रि के त्योहार का उल्लेख भी ये डोमिंगो पायस करता है। इसके अलावा आगे वो लिखता है, डोमिंगो पायस आगे लिखता है कि मैंने जो देखा विजयनगर वह उतना ही बड़ा था जितना कि रोम, और देखने में यह अत्यंत सुंदर या विश्व का व्यवस्थित नगर था। डोमिंगो पायस कहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है इसका। पुनः बताता हूं, मैंने जो देखा विजयनगर वह उतना ही बड़ा था जितना कि रोम, और देखने में यह अत्यंत सुंदर या विश्व का व्यवस्थित नगर था। अगला विदेशी जो आया वो आया फर्नाओ नूनीज। फर्नाओ नूनीज भी था। ये भी पुर्तगाली था, फर्नाओ नूनीज। और ये घोड़े का व्यापारी था। फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली था, घोड़े का व्यापारी था। और ये जब भारत आया तो उस समय जो शासक था करीब 1235 ईस्वी में भारत आया, उसमें शासक था अच्युत देवराय। 1535 में जब आया तो उसमें जो शासक था अच्युत देवराय। किस देवराय के बाद शासक बना था? अच्युत देवराय 1529 लेके 42 तक शासक था। अच्युत देवराय के शासनकाल में 1535 में फर्नाओ नूनीज आया। इसने विजयनगर समाज के बारे में काफी कुछ लिखा और इसने विजयनगर समाज में सती प्रथा के बारे में भी लिखा। इसके बाद अगला जो आया वो आया सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक भी ये पुर्तगाली था। और ये जब भारत आया तो उस समय विजयनगर समाज अपने पतन के दौर में चल रहा था। जब 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ तो उसके 2 वर्षों के बाद आया
तालिकोटा का युद्ध या राजसी तंगरी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और उसके 2 वर्षों के बाद ये सीजर फ्रेडरिक भारत आया और करीब 1567 ईस्वी में भारत आया और 7 माह तक रहा। और 7 माह तक सीजर फ्रेडरिक भारत में रहा। ये कहा जाता है कि माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य आने वाला ये अंतिम यात्री था। सीजर फ्रेडरिक जो था ये विजयनगर साम्राज्य आने वाला ये अंतिम यात्री था। अब सीजर फ्रेडरिक कहता है कि कुस्तुनतुनिया, तुर्की, कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अपने जहाजों का निर्माण बंगाल में करवाते थे। वो कहता है कि कुस्तुनतुनिया के जो सुल्तान थे वो अपने जहाजों का निर्माण वो बंगाल में करवाते थे। ये सीजर फ्रेडरिक कहता है। इसके बाद अगला जो विदेशी आया वो था एथेनेसियस निक्टिन। एथेनेसियस निक्टिन। एथेनेसियस निक्टिन। एथेनेसियस निक्टिन जो था ये रूस का था और ये भी घोड़े का व्यापारी था। एथेनेसियस निक्टिन रूस का था, ये भी घोड़े का व्यापारी था। ये करीब 1470-71 ईस्वी में 1470-71 ईस्वी में ये बहमनी समाज में आया था। उस समय जो बहमनी समाज जो शासक था वो था शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। 1470-71 ईस्वी में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में एथेनेसियस निक्टिन आया और ये भारत आने वाला ये पहला रूसी यात्री था। पहला रूसी यात्री था जो भारत आया और ये इसने भारत की गरीबी के बारे में लिखा है। इसने निक्टिन ने भारत की गरीबी के बारे में लिखा है और भारत की गरीबी के बारे में लिखने वाला ये पहला यात्री था कि भारत की दुर्दशा या गरीबी के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। और ये बहमनी समाज के बीदर में ये जो उसमें राजधानी थी ये बीदर में रुका और बीदर को वो कहता है कि ये जो बहमनी समाज का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बीदर था ये तत्कालीन भारत का मुख्य शहर बताता है। बीदर को मुख्य शहर बताता है। तत्कालीन भारत का मुख्य शहर ये बीदर को बताता है। और एथेनेसियस निक्टिन कहता है, एथेनेसियस निक्टिन वो ये कहता है कि धरती ये पृथ्वी लोगों से भरी पड़ी है पर गांवों के लोग बहुत बदहाल हैं जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध है और विलासिता का सुख लूटते हैं। ऐसा एथेनेसियस निक्टिन कहता है। यानी वो कहता है धरती लोगों से भरी पड़ी है पर गांवों के लोग बहुत बदहाल हैं जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध हैं
और विलासिता का सुख लुटते हैं, ऐसा नितिन कहता है। इसके बाद अगला जो विद्वान जो विजयनगर समाज के बारे में लिखता है वो है बाथहेमा। बाथहेमा, बाथहेमा या बाथहोमा, बाथेमा या बाथोमा। ये जो बाथेमा था ये इटली का था। ये इटली का निवासी था और इसकी जो उपाधि थी वो थी वीर सिपाही। वीर सिपाही की उपाधि थी। वीर सिपाही की इसकी उपाधि थी। और ये जो बात हुआ था ये एक सैनिक था, पेशे से एक सैनिक था और ये पुर्तगालियों की सेना में भी था समय। और इन्हीं पुर्तगालियों ने इसे सर की उपाधि दिया था। इन्हीं पुर्तगालियों ने इसे सर की उपाधि से भी विभूषित किया था। (1502 से 8 के बीच ये बाथोमा जो है 1502 से 8 के बीच ये भारत में रहा। भारत में ये 1502 से 8 के बीच ये भारत में रहा और ये भारत के राज्यों को घूमा और बहमनी साम्राज्य के भी बारे में इसने लिखा। और वह एक पश्चिमी भारत में एक बंदरगाह था खंभात, जिसे खंभात की खाई भी कहते हैं। इस खंभात की खाई के बारे में या खंभात के बारे में लिखता है कि इस खंभात में प्रतिवर्ष आने वाले जहाजों की संख्या कम से कम वो 300 बताता है कि 300 विदेशी जहाज प्रतिवर्ष इस खंभात में आते थे। ऐसा उल्लेख बाथोमा जो पुर्तगाली था, जो इटली का था बाथोमा, वो इसका उल्लेख करता है। इसके मैंने विजयनगर समाज के कुछ जो मेन पॉइंट थे मैंने समरी टाइप में बताने की कोशिश किया। और अब लास्ट पॉइंट इसमें है वो है विजयनगर समाज के प्रमुख वंश, प्रमुख राजवंश। विजयनगर समाज में करीब 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश। जो 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक था। 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक इसका जो संस्थापक था वो था हरिहर और बुक्का। इसके संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का। जबकि अंतिम जो शासक थे इसका जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय इसका अंतिम शासक था। संगम वंश के बाद जो अगला वंश बना विजयनगर समाज में वो बना शालू वंश। और दूसरा वंश शालू वंश जो कि 1485 से
1505 ईस्वी तक रहे। 1485 से 1505 ईस्वी तक ये सालू वंश चला और इसका जो संस्थापक था वो था सालू नरसिंह। सालू नरसिंह इस सालू वंश का संस्थापक था और इसका जो अंतिम शासक था वो था इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह इसका अंतिम शासक था। इसके बाद जो अगला विजयनगर समाज में जो वंश स्थापित हुआ वो था तुलु वंश। तुलु वंश 1505 से लेके 70 तक, 1505 से लेके 1570 तक तुलु वंश था। इस वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था और जबकि इसका अंतिम शासक था सदाशिव राय। सदाशिव राय इसका अंतिम शासक था। और विजयनगर समाज का जो अंतिम वंश था वो था अराविडु वंश। चौथा वंश अराविडु वंश। अराविडु वंश जो था ये 1570 से लेके 1652 ईस्वी तक चला। 1570 से 1652 ईस्वी तक अराविडु वंश चला और इस वंश का जो संस्थापक था वो था तिरुमल। अराविडु वंश का जो संस्थापक था वो था तिरुमल। तिरुमल इसका संस्थापक था और जो अंतिम शासक था श्री रंग तृतीय। श्री रंग इसका अंतिम शासक था। इस तरह मैंने विजयनगर साम्राज्य के एक समरी बताने की कोशिश किया और इसका विस्तार से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।